इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है, और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी, और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखिएगा, जितने भी मैं आपसे प्रश्न इस वीडियो के अंदर पूछूंगा उन सभी का आपको एग्जैक्ट एंड राइट आंसर देना है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा उसमें लगता है तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर, और इसके साथ ही साथ बाकी मैं पूरा सभी प्रश्नों को मैं खुद आपको बताऊंगा। देखिएगा, इस वाले में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है, यानी कि बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है। देखो, हिंदी मतलब ही होता है, बैक एंड कॉल का मतलब होता है तत्पर तैयार रहना। जैसे आपके पिताजी ने आपको कहा कि मोहित इधर आओ, ठीक है मोहित, ये आप कुछ रुपए हैं किसी दूसरे बंदे को देना, या फिर कोई सामान लेके आओ। तो इमीडिएटली जब भी कभी किसी को अगर आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप उसी टाइम पर तत्पर हैं, राइट। आपके दोस्त जैसे अगर आपको कोई हेल्प मांग रहा है या फिर आपको बुला रहा है तो आप इमीडिएटली दूसरा काम छोड़ के आप दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार है, तो उसे बोलते हैं बैक एंड कॉल। तो इसका मतलब किसी का कोई ओबी आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, उसे तुरंत फॉलो करना, तो उसे बोलते हैं रेडी टू सर्व। तो रेडी टू सर्व यहाँ पर तो बहुत क्लोज आंसर हो जाएगा। आगे देखो, व्हेन आई ओपनड द डोर माई बुक्स वर लेइंग एट 6 एंड 7। देखिए, 6 एंड 7 का मतलब ये बहुत पुराना इडियम है, कई बार रिपीट किया है, यानी 6 और 7। अब देखो, ये जो है ये समय और ये विषम, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह से ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट हो गया ऐसे कि मतलब समझो, जैसे बुक आप क्या करते हैं, रूम जिस रूम के अंदर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर जो आपकी बुक्स है, रफ है, पेन है, कॉपी है, वो सब इधर उधर पड़ी रहती है, मतलब 6-7 बनी हुई होती है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ किताबें सम यानी कि कुछ ऑर्डर में रखी रहती हैं, कुछ इन डिसऑर्डर में होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन डिसऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर में नहीं हो उसे बोलते हैं एट 6 एंड 7। तो ये कई बार रिपीट हुआ है, और याद रखना इनमें एक बार तो इसका जो प्रेपोजिशन है ना वो भी पूछ लिया गया था। तो ऐसे करके इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि हिज बिहेवियर इंडिकेट दैट ही हैज ब्लू ब्लड। देखो, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक तरह से कुलीन, अंडरस्टैंड ना, जो किसी के परिवार से ताल्लुक रखने वाला, उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। यानी कि इसका मतलब है बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, जो पैसे वैसे खानदान से संबंध रखता हो। तो यहाँ पर देखो, कुछ हमें मीनिंगफुल भी देखना होता है कि आपने जो याद किया है हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसकी क्लोज, क्योंकि सेंटेंस में जो ये मीनिंग है उस पर तो डिपेंडेड आपका बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ही ऑल, देखो इनका जो मतलब होता है ये सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लाइन शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, ये लाइन शेयर का मतलब होता है लाइन का हिस्सा, मतलब शेर का हिस्सा। अब जायज है कि शेर बड़ा होता है तो जायज है इसका हिस्सा भी बड़ा होगा। तो मतलब क्या होता है कि इसका जो हिस्सा है, यानी कि जो इसका हिस्सा है वो कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बड़ा का मतलब मेजर होगा। अब मेजर शेयर, जो शेयर है, जो बंटवारा है, वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, अंडरस्टैंड ना, बड़ा हिस्सा। आगे देखिएगा, ओलिवर ट्विस्ट वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू वैन ही आस्ड फॉर मोर फूड। तो बीटन ब्लैक एंड ब्लू, काला नीला पड़ गया, इतना जोर से मारा है, तो इसका मतलब है कि बुरी तरह से पीटना, इस प्रकार पीटना के शरीर पर नीला पड़ जाए, उसे बोलते हैं बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इन चारों को आप पढ़िएगा, समझ में आएगा कि आपको थ्रेस्ड सेवरली। तो आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, टू पुल बुल ओवर समन्स आइज। टू पुल बुल ओवर समन्स आइज, ये आपको याद करना है, मतलब दूसरे को धोखा देना, किसी की आंखों में धूल झोंकना। टू पुल ओवर समन्स आइज, तो थोड़ा आइज से संबंध रख रहा है। इसका मतलब है कि टू डिसीव अनदर, आप किसी को क्या कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, मतलब सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइएगा, आगे आपको याद रखना है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर आई हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आपको मैंने सी याद आ गया ना, समुद्र, कल मैंने समुद्र में जो पायरेसी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्क होती हैं, वो सब मैंने पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, फुल डेफ डिटेल के साथ उनको समझाया कि ये समुद्र में आने वाली कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो देखो, याद रखना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है एक तरह से कहते हैं ना, इधर न खाई, इधर खाई उधर कुआ, मतलब कहते हैं ना, बीच में आफत आई,
तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब क्या होता है बिटवीन है, यानी कि एक तो डेविल है, एक तो राक्षस है, भूत है, और दूसरी तरफ क्या है, बहुत गहरा ब्लू सी है, ठीक है, तो नीला समुद्र है। अब इधर तो भूत है और इधर सी है, मतलब भाई जायज है कि आपकी जो जान है वो बड़ी मुसीबत में आ गई है। तो इधर अगर कूदोगे तो इधर खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ ही मौत है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन टू इक्वल इविल्स, तो यानी कि ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। आगे देखिएगा, इवन ए स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन। देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये रिपीटेड है। देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़े का मुद्दा, झगड़े की जड़, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, राइट। एक होता है आंखों का तारा, जैसे बच्चा होता है अपनी माँ के लिए, तो उसे अंग्रेजी में एक ईडियम है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो ईडियम है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो राइट हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़, उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आगे देखो, डू यू थिंक दिस एग्जामिनेशन इज अ हार्ड टू नट टू क्रैक, यानी हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम है वो कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है मेरे बाप, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक, जिसे क्रैक करना बड़ा ही हार्ड हो, बड़ा कठिन हो, ऐसा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कठिन कार्य की बात कर रहा है, मतलब थोड़े डिफिकल्ट टास्क की बात कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, ये खत्म हो चुका है। अब मैं आगे 22 पर बढ़ जाता हूँ। सेवरल आइटम्स हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कुछ आइटम्स हैं जो कि लिस्ट से क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो लेफ्ट, अब इन चारों प्रेपोजिशन में से क्या होगा ये आपको देखना है। तो देखो अगर आपको याद होगा, लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना, लेफ्ट आउट हो गया। तो लेफ्ट आउट यहाँ पर राइट मीनिंग रखता है, क्योंकि कुछ सामान को लिस्ट से छोड़ने की बात कर रहा है, तो लेफ्ट आउट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, इसमें बताना है ऑलरेडी देन नाउ एट। अगर आपको मीनिंग याद होगा, और मैंने जो 11 वीडियोस आपको स्पेशल दे रखी है वो अगर देखिए तो पक्का कभी नहीं गलत होगा, उन वीडियोस को आप जरूर देख लेना। अब यहां पर देखिएगा, यानी कि एक तो नेगेटिव है और इसका कर रहा आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, यानी कि मैंने स्कूल की फीस पेड नहीं की है यट, यानी अभी तक। तो यहां पर यट जो है एकदम राइट है, क्योंकि यट वाला सेंटेंस ही नेगेटिव होता है। ये तो याद होगा ना आपको, मैंने खूब करवाया था। यानी यट माने होता है अब तक, और आप सबको पता होगा कि यट एक नेगेटिव सेंटेंस में जो है यूज किया जाता है, या वो भी सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता है ना, जो प्रॉपर्टी के आधार पर जो एक खाली जगह दे रखी है उसमें यट ही यूज होगा, क्योंकि नेगेटिव भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो इसलिए यट आएगा, है ना। अगर आप यट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों किया जा रहा है, ये भी आप थोड़ा सोचो करो। शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस, अब इसका मतलब है कि उसने इस मूवी को 2 बार देखा है, ट्वाइस यानी 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स की बात कर रहा है। तो यहां पर चारों में से क्या आ सकता है, जो आएगा वो आप देखिएगा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी इज द राइट आंसर, मतलब शी हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी, राइट ना, वो इस मूवी को, अगर यहाँ वॉच्ड भी होता तो और भी बेहतर होता, ठीक है। तो शी हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस। अच्छा एक चीज और देखिए, आप सबको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस है वो एकदम पॉजिटिव है ना। यदि सेंटेंस जो पॉजिटिव हो और प्रेजेंट परफेक्ट हो तो एडवर्ब की तरह जो है ऑलरेडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। माई फादर हैज रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, यानी कि माई फादर हैज रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। अब इन आप जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पर जस्ट वाला जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा सूटेबल है, यानी कि जस्ट माने अभी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, और जस्ट का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जस्ट राइट आंसर, और हैज के बाद होता है। आगे देखिएगा, ये आपको एरर बताना है, इन दोनों एरर को गलत मत कर देना, अच्छी एरर है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, दैट स्मोकिंग इज, ये सिंगुलर है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। देखो भैया, इट इज बिलीव्ड, ये पैसे पे कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। दैट स्मोकिंग इज सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, इन इसमें ही गलती है, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो समझ में आ जाएगा। यानी वन ऑफ द कॉज नहीं, कॉजेज आना चाहिए, यानी कॉजेज में से एक की बात कर रहा है वो, तो यहां कॉजेज आना चाहिए। तो आप अभी नोट कर लो कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है। कैसा आता है, प्लूरल में आता है, याद कर लेना, भूलना मत। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नंबर आता है, तो कॉजेज आ जाएगा।
दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैट वन। मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी कभी सुपीरियर IOR वाला आ जाए, सुपीरियर, जूनियर, इंटीफीरियर, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी कंपैरेटिव पर जाना चाहिए कि देन तो नहीं दे रखा। अगर देन है तो वहां पर 2 लगेगा। एक और चीज देखो, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऐसे में जो कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सुपीरियर जो होता है आपको पता ही है कि एडजेक्टिव है, राइट। और एक और चीज देखो, इसका जो मुख्य प्रॉपर्टी है, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जा रहा है, तो इसके साथ आप सबको पता होगा कंपैरिजन में 2 लगाया जाता है। एक चीज और बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा, ऑन एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। देखो भैया, आई प्ले क्रिकेट में क्रिकेट खेलता हूं, कोई गलती नहीं। इन द आफ्टरनून में ऑन एवरी संडे, यही वाला पार्ट गलत है। देखो, अगर ये खाली एवरी नहीं होता तो ऑन संडे सही था, मतलब संडे को ठीक है, ओके चलता। लेकिन जब कभी किसी दिन से पहले अगर एवरी आ जाए, ईच आ जाए, तो ऐसे में आप ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एरर पार्ट होता है जो आपको याद करना है। एवरी संडे के पहले आप ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। अब ये बताओ, ईच बॉय एंड गर्ल, ओके कोई बात नहीं, इन द क्लास, क्लास में, अब इसका वर्ब ये है, देखो यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हमेशा याद रखना, अगर ईच एंड कभी आ जाए, मतलब ईच से अगर 2 नाउन को जोड़ा जा रहा है, तो याद रखना कि जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसे आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसीलिए ब्रिंग्स, ब्रिंग नहीं, यहां पर ब्रिंग्स होना चाहिए, BRINGS, ब्रिंग्स होना चाहिए। आगे देखिए, 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इन सभी एरर्स को अच्छी तरीके से फाइंड कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप निश्चिंत रहें, आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रातों दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है। इतने अच्छे एरर्स को फाइंड करना, ये सही बता रहा हूं, आप एयरफोर्स ने भी कोई सा भी एग्जाम दे लो, आपके भाई अगर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप उनसे भी इनको पूछेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा छोटा भाई सच में जो भी जो कंटेंट उसको मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपके फादर जो है वो टीचर हैं, अगर आप उनको दिखाएंगे कि हमारे गुरुजी हमको इस तरह का पढ़ाते हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट की वैल्यू सिर्फ वो बच्चा समझ सकता है जो काफी अच्छी तरीके से जिसने पढ़ाई किया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 मिलियन पीपल है, ये हमेशा गलत हो जाएगा, 2 मिलियंस दे रखा है। ऐसा क्यों बोला मैंने, पहली बात मैंने खैर ये वाला नोट में समझाया था ना, IF 300 रुपी नोट्स, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको एक बार मैंने बताया था। तो पहली बात समझो, यार मिलियंस नहीं आना चाहिए, मिलियन आना चाहिए, राइट। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये एडजेक्टिव है। जो 2 मिलियन बनेगा ना, ये एडजेक्टिव बनेगा, 2 मिलियंस पीपल। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो जो पीपल है वो नाउन है, और इसके पहले 2 मिलियन एक एडजेक्टिव होता है। जब 2 मिलियन एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में तो एस नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने एस यहां से काट दिया, इसीलिए मेरा ए वाले पार्ट में गलत हो जाएगा। और ये वाला एरर अगर आपने गलत कर दिया तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, इसमें क्या बात है। देखो, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। एक बात आप मुझे बताइए कि देखिए, एक बात आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपका, कि अगर ये पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, यानी कि एक तो ऐसे बनता है इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपको पता है बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म में। या फिर कभी कभी क्या करता है, ये इफ को हटा देता है, इफ को हटा देता है, तो इसी का रूप, इफ हैड थर्ड फॉर्म का ही रूप एक ऐसा भी होता है, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तब भी इसके बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो एक चीज बताओ, हैड थर्ड फॉर्म आ गया तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहां पर वुड के बाद हैव आना चाहिए और पास की जगह पास्ड आना चाहिए। तो वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास ने इन द फर्स्ट क्लास। तो यहां पर थोड़ा सा, बट ज्यादातर जो अच्छी जो एरर बनेगी वो आपका बी वाले पार्ट में बनेगी। चलिएगा आगे, आगे ये खत्म हो चुका है, और आगे जो रिमेनिंग जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ाई लिखाई करते रहे, लाइक वाइक नो टेंशन, आप सिर्फ पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें, और जितने जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं यार, नहीं लगाएंगे मतलब अच्छा स्कोर नहीं होने वाला।
प्लीज अच्छा स्कोर करना है, और ऐसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। बस कोरिलेट पढ़ के पढ़ते जाइएगा। बाकी सिनोनियम, एंटोनियम्स है, वन वर्ड है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये सब तो बाबू याद ही करना पड़ता है। धन्यवाद।